हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से आपके साथ मिलने जा रहा हूं मैं आरएस ऑनलाइन क्लासेस पे। आपका दोबारा से स्वागत करता हूं। यहां देखिएगा, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज हमारा जो आज का क्लास होने वाला है बिहार मैट्रिक परीक्षा 2026, जिसका आज मैं एक नया वीडियो लेकर आया हूं केमिस्ट्री का। आज हम लोगों का जो क्लास होने वाला है केमिस्ट्री का क्लास होने वाला है, जिसका आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 1 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसका नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। आज ये जो वीडियो होने वाला है इस चैप्टर का, आज ये वीडियो पहला वीडियो होने वाला है, पार्ट 1 होने वाला है। आप गौरतलब देखेंगे इसको, ठीक है, या अच्छे से देखेंगे कि पार्ट 1 होने वाला है। और ये वीडियो आज हम लोगों का जो होगा सब्जेक्टिव वीडियो होने वाला है। यहाँ से आपके कई क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, चाहे वो 2 मार्क्स वाले सवाल हो। कितने मार्क्स वाले? 2 मार्क्स वाले सवाल हो या फिर 5 मार्क्स वाले सवाल हो, ठीक है, या 5 मार्क्स वाले सवाल हो। दोनों ही सवाल आपको एग्जाम में 5 मार्क्स के सवाल या 2 मार्क्स के सवाल, दोनों ही सवाल पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। साथ ही साथ 1 नंबर के भी सवाल, ऑब्जेक्टिव सवाल भी इस चैप्टर से आपको पूछे जाते हैं। तो ये चैप्टर्स जो आपका होने वाला है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो इसलिए इस वीडियो को अगर आप नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के पास शेयर कर दें, लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों शुरू करते हैं, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं आपका बिना टाइम ज़ाया करते हुए। देखिएगा यहाँ पर आज हम लोगों का जो सवाल नंबर 1 आया है, पहला सवाल क्या कह रहा है? पहला सवाल कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। पहला सवाल हमारा क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। यहाँ पर अगर इस टाइप से कोई क्वेश्चन आपका एग्जाम में दिखे तो आप इसका आंसर यूँ देंगे। देखिए यहाँ पर मैंने आपको टाइप करके लाया हूँ। क्वेश्चन कह रहा, आंसर है कि रासायनिक अभिक्रिया बच्चों देखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया की बात कर ले हम लोग। देखिए रासायनिक अभिक्रिया, जब कोई पदार्थ अकेले क्या देखिएगा, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया कर एक क्या करता है, एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर आप समझिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। मैं आपको बता दूं कि कहता है कि अगर कोई एक पदार्थ, जब कोई क्या हो, एक पदार्थ हो, ठीक है, जब कोई क्या हो, एक पदार्थ हो, तो वो क्या करता है? अकेले या किसी अन्य पदार्थ, यही एक पदार्थ क्या करेगा बच्चों? एक पदार्थ अपने से अकेले या फिर किसी अन्य पदार्थ के साथ, अकेले हो या किसी दूसरे पदार्थ के साथ, अन्य का मतलब दूसरे पदार्थ के साथ ये क्या करता है? अभिक्रिया करता है। क्या करता है? अभिक्रिया करता है। और अभिक्रिया के बाद, ठीक है, अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करके फिर क्या करता है? एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। एक क्या करता है? नए पदार्थ का निर्माण करता है। इसी को हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ देखिएगा CaCO3 क्या है? CaCO3, ठीक है। तो यहाँ देख पा रहे हैं आप, उसके बाद है एरो चिन्ह है, ठीक है, तीर का चिन्ह, CaCO+CO2। तो यहाँ आप देखिएगा कहता है जब कोई पदार्थ अकेले, तो ये हमारा एक पदार्थ था, ठीक है, जो क्या कर रहा है? अभिक्रिया कर रहा है। और अभिक्रिया कर, ये हमारा पदार्थ है और अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए CaCO, ठीक है, उसके बाद देखिए CO2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करता है? अभिक्रिया किया है और अभिक्रिया करने के बाद एक नए पदार्थ का निर्माण किया है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आप समझेंगे, साथ ही साथ एग्जाम्पल्स के साथ मैं आपको समझाऊंगा। आगे देखेंगे, अगला सवाल देखिए, कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताओं को लिखे। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे, 2 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, 5 मार्क्स में भी पूछा जाता है। अगर आपसे पूछ दे कि रासायनिक अभिक्रिया होती है क्या, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता को लिखें, तो रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं निम्नलिखित होती हैं। रासायनिक अभिक्रिया की जो विशेषताएं हैं वो क्या है? निम्नलिखित होती है। पहला देखेंगे, पहला कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप,
जो रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो उसके फलस्वरूप गैस की उत्पत्ति होती है। किसकी उत्पत्ति होती है? तो बोलेंगे गैस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ देगा किस अभिक्रिया के फलस्वरूप गैस की उत्पत्ति होती है, तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होती है? गैस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अगला पॉइंट कहता है, दूसरा पॉइंट कहता है कि इसके फलस्वरूप अवक्षेप बनता है। देखिए, अब बोल देगा किसके फलस्वरूप अवक्षेप का निर्माण होता है या अवक्षेप बनता है, तो बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है? अवक्षेप बनता है। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। तीसरा सवाल है, तीसरा पॉइंट है, इसके द्वारा पदार्थ के रंग में, इसके द्वारा मतलब रासायनिक अभिक्रिया के ही द्वारा, रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा ही पदार्थ के जो रंग होते हैं, अगर कोई पदार्थ है और उसके कलर में, रंग में क्या लाया जाता है? तो परिवर्तन लाया जाता है। क्या लाया जाता है? बदलाव लाया जाता है। और ये किसके द्वारा होता है? तो ये जो होता है बच्चों, वो होता है रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे मैं चलता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं? रासायनिक समीकरण के बारे में अब हम लोग बात करेंगे। रासायनिक अभिक्रिया के बाद हम लोग बात करेंगे रासायनिक समीकरण की बात करेंगे। तो हम लोग बात करेंगे रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं। देखिएगा यहाँ पर कि रासायनिक समीकरण, जब इसमें देखेंगे कि जब कोई भी पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्या करता हो? अभिक्रिया करता हो और एक अभिक्रिया कर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। ठीक है, पहले भी हम लोग अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में यही बात पढ़े है कि जब कोई पदार्थ अकेले हो या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्या करता है? अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया के बाद एक नए पदार्थ का निर्माण कर देता है, और उस नए पदार्थ का जो निर्माण करता है उसे जिस समीकरण के द्वारा दर्शाया जाता है, इसी को हम बोलते हैं रासायनिक समीकरण। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए आप कि अगर हमारा कोई पदार्थ क्या हुआ? आविष्कार हो गया। ठीक है, अभिक्रिया के फलस्वरूप एक नए पदार्थ का निर्माण हो चुका है, तो उसको जो समीकरण लगाएंगे ना, समीकरण दर्शाएंगे ना, ठीक है, जैसे कोई भी नाम दे देंगे Zn+H2O, ठीक है, इस टाइप से। तो हम अगर कोई भी एग्जाम्पल्स लगाएंगे तो उसे समीकरण के माध्यम से दर्शाते हैं। उसे किसके माध्यम से दर्शाते हैं? समीकरण के माध्यम से दर्शाते हैं। और इसी को दिखाना यानी दर्शाना, इसी को हम बोलते हैं रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो इस बात को याद रखेंगे। अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कहता है कि रासायनिक समीकरण से क्या क्या लाभ है। अब अगर आपने जान लिया कि रासायनिक समीकरण तो पढ़ चुके हैं, उसको समझ चुके हैं, अब बोलेगा उससे क्या फ़ायदा, क्या लाभ है रासायनिक समीकरण से, तो बोलेंगे रासायनिक समीकरण से निम्नलिखित लाभ होती है या निम्नलिखित लाभ प्राप्त होती है। पहला देखेंगे पॉइंट बच्चों, पहला पॉइंट याद रखिएगा कि रासायनिक समीकरण के द्वारा रासायनिक अभिक्रिया को निरूपित करने में सुविधा तथा समय और जगह की क्या होती है? बचत होती है। मतलब रासायनिक समीकरण के माध्यम से आपको क्या होगा? जब इसका अभिक्रिया के निरूपित करेंगे तो इसको क्या होगा? सुविधा मिलेगा तथा समय की बचत होगी और जगह की भी क्या होगी? बचत होगी। मतलब इस समीकरण के माध्यम से आपको काफ़ी सारा सहूलियत प्राप्त हो जाएगी, साथ ही समय की बचत होगी और जगह की भी क्या हो जाएगी? बचत होगी रासायनिक समीकरण के माध्यम से। ठीक है, अगला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। कहता है किसी निश्चित उत्पाद के निर्माण के लिए अभिक्रियाओं की मात्रा की सही जानकारी का पता रासायनिक समीकरण के द्वारा होता है। अब आपसे कोई पूछ देगा कि किसी निश्चित उत्पाद के निर्माण के लिए अभिक्रियाओं की मात्रा की जानकारी कौन देता है? तो अभिक्रियाओं की मात्रा की जो जानकारी देता है वो कौन होता है? रासायनिक समीकरण ही होता है, जो अभिक्रियाओं की मात्रा की क्या करता है? जानकारी को देता है। ठीक है, आगे देखेंगे, अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कहता है 5वां नंबर कि रासायनिक समीकरण से क्या क्या सूचना प्राप्त होती है। ठीक है, रासायनिक समीकरण जो अगर आप पढ़ेंगे तो उससे क्या क्या खबरें आपको प्राप्त हो सकती है, क्या क्या सूचनाएं प्राप्त हो सकती है। तो बोलेंगे रासायनिक समीकरण से निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त होती है, जिनमें पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 1 में पढ़ेंगे कि कोई भी यौगिक किन किन तत्वों से मिलकर बना है। कोई भी यौगिक किन किन तत्वों से मिलकर बना है। देखिए,
आप जो रासायनिक समीकरण जो पढ़े हैं ना, तो इससे क्या सूचना पता चलेगा कि अगर ये यौगिक बना है भाई, अगर ये यौगिक बना है तो इसमें कौन सा तत्व लगा है, ये कौन से तत्व से मिलकर बना है, इसकी जानकारी कौन देता है? तो इसकी जानकारी हमें रासायनिक समीकरण देता है, जिससे हमको पता चलता है। ठीक है, अगला देखेंगे सवाल पॉइंट नंबर 2 कि यौगिक के एक अणु में, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यौगिक का जो एक अणु होगा, यौगिक के कितने अणु में? तो केवल एक अणु में। ठीक है, अणु में उसके अवयवी तत्वों में कितने कितने परमाणु हैं। अब इसके जो अवयवी तत्व होंगे बच्चों, इसके जो अवयवी तत्व होंगे, इसके कितने कितने परमाणु हैं, इस बात की भी जानकारी कौन देती है? तो रासायनिक समीकरण ही देता है इस बात की भी जानकारी, आप ख्याल रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमारा 5वां क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समस्थानिक और संभारिक से आप क्या समझते हैं? ठीक है, यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, समस्थानिक हो या फिर संभारिक, ये दोनों से आप क्या समझते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले हम समस्थानिक को समझ लेते हैं, फिर हम लोग समझेंगे संभारिक को। ठीक है, समस्थानिक में देखेंगे बच्चों, समस्थानिक में कि किसी तत्व की परमाणु संख्या समान तथा द्रव्यमान संख्या क्या हो? भिन्न भिन्न हो, उसे हम बोलते हैं समस्थानिक। यहाँ पर देखिएगा, आप जैसे में समझिएगा कि 1, यहाँ पर देखिएगा, आप समझ लीजिए पहले कि परमाणु संख्या क्या होता है और द्रव्यमान संख्या। यहाँ पर 1 दिख रहा होगा, यहाँ पर 1 दिख रहा होगा, यहाँ पर 1 दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पर H जो दिख रहा है, ये वाला जो H दिख रहा है, ये क्या है? हमारा तत्व है। ये क्या है हमारा बच्चों? तत्व है। H क्या है? हमारा तत्व। हाइड्रोजन एक क्या है? तत्व यहाँ पर। और 1 जो पहले दिख रहा है, H के पहले जो 1 जो दिख रहा है, वो क्या है? ये हमारा क्या है? यही याद रखेंगे, यही परमाणु संख्या है। ठीक है, यही क्या है? परमाणु संख्या है। ठीक है, तत्व की परमाणु संख्या कौन हो गई? इधर वाली हो गई। ठीक है, परमाणु संख्या, अब यही परमाणु संख्या क्या बोला गया है? समान हो। परमाणु संख्या क्या हो? समान हो। तो यहाँ देखिए 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, तो परमाणु संख्या तीनों का क्या समान हुआ कि नहीं हुआ? तत्व की परमाणु संख्या समान हो गया। अब इस साइड वाली संख्या जो है 1 है, इस साइड वाली संख्या कितनी है? 2 है, इस साइड वाली संख्या कितनी है? 3 है। तो ये देखिए अलग है कि ना? 1 2 3, तो इस साइड वाली संख्या क्या है? तीनों अलग है। तो यही संख्या को बोलते हैं हम द्रव्यमान संख्या। कौन सी संख्या? द्रव्यमान संख्या। और द्रव्यमान संख्या क्या हो? भिन्न भिन्न हो, इसी को हम बोलते हैं समस्थानिक बोलते हैं। इसको ही हम क्या बोलेंगे? समस्थानिक बोलेंगे किसी तत्व की परमाणु संख्या क्या हो जाए? समान हो जाए, तथा द्रव्यमान संख्या क्या हो? भिन्न भिन्न हो जाए, इसको बोलते हैं हम समस्थानिक। ठीक है, अगला देखेंगे, इसी का पॉइंट संभारिक समझेंगे। कहता है कि संभारिक में देखिएगा कि किसी तत्व के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो तथा परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो, उसे कहते हैं संभारिक। ठीक है, अब यहाँ पर जस्ट क्या हो गया है? इसका उल्टा हो गया। कहता है कि परमाणु संख्या जिनकी द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगा? यहाँ पर समान हो जाएगा। द्रव्यमान संख्या समान हो गया और परमाणु संख्या बच्चों हो जाएगा, यहाँ पर परमाणु संख्या क्या हो जाएगा? भिन्न भिन्न हो जाएगा, यानी अलग अलग हो जाएगा। इसको बोलेंगे हम संभारिक। अब देखिएगा अलग क्या है? परमाणु संख्या, या देखिए 18 19 20, क्या ये तीनों समान है? क्या ये तीनों समान है? नहीं ना है, तो ये क्या है? भिन्न है, मतलब अलग है। अब यहाँ पर Ar हमारा तत्व है, K क्या है? तत्व है, Ca क्या है? तत्व है। आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम ये क्या है? तत्व है। अब सबका पावर 40, सबका पावर कितने? 40। ठीक है, सबका पावर 40। तो यहाँ देखिएगा, तो परमाणु संख्या समान हो गया, बट इधर वाली संख्या जो है 40 40, ये देखिए क्या समान है ना? सॉरी, परमाणु संख्या क्या हुआ? भिन्न भिन्न हो गया। परमाणु संख्या क्या हो गया? भिन्न भिन्न हो गया। और द्रव्यमान संख्या देखिएगा समान हो गया। तो यही तो बात बोला गया ना कि परमाणु जिनकी क्या हो? द्रव्यमान संख्या समान हो, तो द्रव्यमान संख्या इधर वाली 40 40 40 मिल गया, तथा परमाणु संख्या क्या हो गया? अलग हो गया ना, 18 19 20। तो परमाणु संख्या चेंज हो जाए, इसी को बोलते हैं हम संभारिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संभारिक बोलते हैं। तो ध्यान रखेंगे। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल कहता है कि संयोजन अभिक्रिया या संश्लेषण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं?
यहाँ पर दो क्वेश्चन है, इसका दो नाम है, संयोजन अभिक्रिया पूछ ले आपसे एग्जाम में या फिर पूछ ले संश्लेषण अभिक्रिया, से आप क्या समझते हैं? ये दोनों अभिक्रियाएं आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, संयोजन का दूसरा नाम संश्लेषण, ठीक है। तो याद रखेंगे, यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया को देखेंगे, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंतर्गत दो या दो से अधिक, कितना, दो या फिर दो से अधिक, दो या फिर दो से अधिक, ठीक है, दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक, दो या दो से क्या अधिक, तो तत्व हो या फिर यौगिक हो, तत्व हो या फिर यौगिक हो, ठीक है, तत्व हो या यौगिक क्या करते हैं, आपस में संयोग करते हैं। ये दोनों आपस ही में क्या करेगा बच्चों, संयोग करेगा, मतलब आपस में अभिक्रिया करेगा, मिलेगा, संयोग करेगा और संयोग कर एक नए यौगिक का निर्माण करता। जैसे ये संयोग करेगा तो एक नए यौगिक का निर्माण करेगा, एक नए यौगिक का निर्माण करेगा और जिसका गुणमूल, जिसका अब जो नयका जो क्या हुआ है, यौगिक तैयार हुआ है बच्चों, ये जो नयका यौगिक तैयार हुआ है, ये वाला नया यौगिक तैयार हुआ ना, इस नए यौगिक का जो है गुणमूल, इसका गुण और मूल तत्व या यौगिक के गुणमूल से क्या हो जाएगा, भिन्न होता है। मतलब ये वाला जो तैयार हुआ बच्चों, इस वाले से क्या होता है, बिल्कुल ही अलग होता है, भिन्न होता है, ठीक है, भिन्न होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, संयोजन या फिर संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पर आप समझिएगा एग्जाम्पल्स के माध्यम से, यहाँ देखिए H2+O, H2+ और ये बन गया क्या, H2O, ठीक है। तो यहाँ देखने की कोशिश करिएगा, कहता है कि जब किसी तत्व या यौगिक क्या करता है आपस में, तो यहाँ पर H2 हमारा क्या है, तत्व है, H2 क्या है, हमारा यौगिक है, और O क्या है, एक तत्व है, ठीक है। तो ये दोनों जब किया है आपस में क्या किया है, संयोग किया है। जैसे ही ये दोनों आपस में संयोग किया है तो संयोग करके एक क्या बनाया है, एक नए यौगिक का निर्माण किया है। एक क्या बनाया बच्चों, एक नए यौगिक का निर्माण किया है, H2O, ठीक है। H2O बोले तो क्या हो गया, जल हो गया, ठीक है। अब यहाँ समझिएगा H2 क्या था, H2 था हमारा, H2 जो था वो क्या है, हाइड्रोजन गैस है, क्या था, हाइड्रोजन गैस था, ठीक है, हाइड्रोजन गैस था। अब उसके बाद O था, तो O था हमारा ऑक्सीजन था, ठीक है, ये क्या था, ऑक्सीजन था। अब ये दोनों देखिएगा, ये दोनों तत्व या यौगिक आपस में क्या किया, संयोग किया, ये दोनों आपस में संयोग किया है, तो क्या बनाया, नया चीज़ बनाया है जिसका नाम है H2O, यानी कि जल, यानी कि जल। तो क्या बताइए, इसका गुणमूल, इसका गुणमूल इसके गुणमूल से समान है क्या, नहीं ना समान होगा। H2 क्या है, गैस है, O क्या है, गैस है, और H2O क्या है, जल है, पानी है। तो इसका जो गुणमूल होगा इसके गुणमूल के समान हो सकता है क्या, नहीं ना होगा। तो इसका गुणमूल क्या हुआ, भिन्न हुआ ना भाई, इसका गुणमूल क्या होगा, भिन्न होगा, अलग होगा, किन से, इन दोनों तत्व या यौगिक से क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। यही तो हमें क्या बोलती है, संयोजन अभिक्रिया या फिर क्या कहती है, संश्लेषण अभिक्रिया, कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंतर्गत कोई भी तत्व या यौगिक करता हो आपस में संयोग, और संयोग करके क्या बनाता है, एक नए यौगिक का निर्माण करता है, और उस नए यौगिक का गुणमूल तत्व या यौगिक के गुणमूल से क्या हो जाए, बिल्कुल भिन्न हो जाए, बिल्कुल डिफरेंस हो जाए, बिल्कुल अलग हो जाए। इसी को हम बोलते हैं संयोजन या फिर संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। तो इस बात को आप ख्याल में रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है बच्चों कि वियोजन अभिक्रिया या फिर अपघटन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, ठीक है। कैसी अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया या फिर अपघटन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो याद रखेंगे कि वियोजन अभिक्रिया में देखेंगे कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंतर्गत एक बड़ा यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक छोटे एवं नए यौगिक का निर्माण करता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, वियोजन अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, वियोजन या फिर अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे आसानी से, ठीक है। देखिए कहता है CaCO3 किसका है, संगमरमर का है, ठीक है। किसका सूत्र है, संगमरमर का सूत्र क्या होता है, CaCO3 क्या होता है, संगमरमर का सूत्र क्या होता है, CaCO3। भंकरा चूना का भी क्या होता है, भंकरा चूना का क्या होता है सूत्र, CaCO3, ठीक है। उसके बाद बुझा हुआ चूना का होता है CaOH × 2 होता है, ठीक है।
तो यहाँ पर आप याद रखिएगा कि यहाँ पर जो है CaCO3 क्या है, एक बड़ा सा यौगिक है, एक बड़ा सा यौगिक है, एक क्या है, बड़ा यौगिक है। अब यही बड़ा यौगिक क्या बोल रहा है कि टूटेगा। एक बड़ा यौगिक क्या होता है बच्चों, एक बड़ा यौगिक क्या होता है, टूटता है, और टूट कर दो हो या फिर दो से अधिक भाग में क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, बंटवारा हो जाए। और बंटवारा होता है तो क्या करता है, उसको एक फिर क्या करेगा, एक नए यौगिक का निर्माण करता है। देखिए अब CaCO3 जब टूटा है तो बना CaO बन गया और प्लस CO2 बना है। तो ये दो बना या दो से अधिक, दो बना ना यहाँ पर, या दो से अधिक भी बन जाएगा, ठीक है। और क्या बना देगा, एक नए यौगिक का निर्माण करेगा। अब ये क्या हुआ, एक नया यौगिक हुआ। इसी नए यौगिक का निर्माण करता है। इसी क्रिया को हम बोलते हैं वियोजन या फिर अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब जैसे कि आप समझ लें कि एक पहाड़ टूटता है और बड़ा सा पहाड़ टूटेगा, और वो जब टूट जाएगा तो दो भाग में बंटवारा होगा ना, या दो भाग में बंटवारा हो सके या उससे ज़्यादा भागों में बंटवारा हो सके। जब पहाड़ टूटता है तो पत्थर का निर्माण, चट्टान का निर्माण, पत्थर का निर्माण होता है, पत्थर से टूटते एकदम गिट्टी वगैरह, फिर उससे छोटे छोटे कंकड़ वगैरह हो जाते हैं, ठीक है। तो ये टूट टूट के कई दो भाग में बंट सकते हैं या फिर दो से अधिक भाग में बंट जाते हैं, और फिर क्या बनाते हैं, एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं, जिसको हम बोलते हैं वियोजन या फिर अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सवाल था, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल कहता है हम लोगों का कि विस्थापन अभिक्रिया, कौन सा अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। कहता है वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंतर्गत कोई तत्व किसी यौगिक को, देखिए समझिएगा यहाँ पर, कहता है कोई तत्व किसी यौगिक को क्या कर दे, हटाकर, क्या कर दे, हटा दे, और हटाकर स्वयं उसका स्थान को क्या कर ले, ग्रहण कर ले। इसी को बोलते हैं हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिएगा जैसे आप लोग क्लास में बैठते हैं तो क्या करता है, कोई बैठा रहता है दूसरा, ठीक है। अब दूसरा फ्रेंड्स आ जाता है तो उसको क्या करता है, हटा देता है, और हटा कर खुद वहाँ पर उसका स्थान को ग्रहण कर लेता है, ठीक है। तो मतलब जो यही तो हमें सिखाता है विस्थापन अभिक्रिया, कि क्या करे, कोई यौगिक किसी पर, यौगिक कहता है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंतर्गत क्या करे, कोई तत्व किसी यौगिक को हटा दे, कोई तत्व क्या करे, किसी यौगिक को हटाकर और स्वयं वहाँ पर जगह ले लेगा, मतलब खुद वहाँ पर जगह बना लेता हो, वैसे अभिक्रिया को हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। अब यहाँ देखिएगा Zn और H2, ZnH2SO4, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा बच्चों, यहाँ पर देखिएगा ZnH2SO4, ठीक है। तो Zn आ गया साथ में, ठीक है। अब बारी किसकी थी, H2 की बारी थी ना। तो क्या हुआ, H2 आया क्या यहाँ पर, नहीं ना आया H2। तो यही तो क्या किया, H2 की जगह पर क्या किया, SO4 जगह ले लिया ना, इसको विस्थापित किया और ये खुद अपना स्थान ग्रहण कर लिया। इसी को तो बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो Zn साथ में आ गया, H2 को हटाया और SO4 यहाँ जुट गया। अब H2 को क्या कर दिया, उस साइड भेज दिया, मतलब क्या हो गया, और एक तत्व क्या करेगा, किसी यौगिक को हटाकर पुनः क्या कर ले, या फिर क्या कर ले, अपना स्वयं स्थान ग्रहण कर लेता है। इसी को बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसी को हम क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आई होप कि आपको सारा समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसी टाइप से अगर आप लिखते हैं तो आपका 2 मार्क्स आसानी से क्लियर हो जाएगा, और इसी में से 2 मार्क्स के अलावा आपको 5 मार्क्स भी बना देगा क्वेश्चन, ठीक है। इसी में से कई क्वेश्चन, और सारे क्वेश्चन आप ऐसे ही नहीं देखेंगे कि खराब है। सारे क्वेश्चन यहाँ पर आप जितने भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं सब VVI क्वेश्चन है। 2026 में इस क्वेश्चन का पूरा एकदम बनता है चांसेस, इसलिए आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के जाएंगे, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला सवाल कहता है कि ऊष्माशोषी या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। ऊष्माशोषी या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए पहले हम लोग समझेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया को पहले जानेंगे। कहता है वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा शोषित हो। देखिए एक ऐसा अभिक्रिया हो रहा है, एक ऐसा काम हो रहा है जिसमें ऊष्मा जो है, गर्मी जो हो वो क्या हो रहा है, शोषित हो रहा है, और शोषित होती है। इसी क्रिया को हम बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। देखिएगा जैसे एग्जाम्पल में N2 + O2 और यहाँ पर बनाया है क्या, 2NO, ठीक है, और यहाँ पर है माइनस ऊष्मा, ठीक है। तो यहाँ समझने की कोशिश करिएगा
N2 की क्या हुआ, O2 के अभिक्रिया होने पर, जब N2 और O2 से साथ में क्या किया, अभिक्रिया किया, तो अभिक्रिया करने पर NO बनती है। क्या बन जाएगी, NO बनेगी। यहाँ देखिएगा NO बन रहा है कि नहीं बन रहा है, NO बनती है, परंतु ऊष्मा देनी होती है। ऊष्मा को क्या कर देगा, NO बनेगा, बट यहाँ पर ऊष्मा को क्या करना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा, देना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अर्थात अभिक्रिया उसका शोषण होता है। अभिक्रिया में इसका क्या हो जाता है, शोषण हो जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। आगे देखिएगा, अगला कह रहा है ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी को हम लोग समझ लेते हैं। ऊष्माक्षेपी कहता है कि वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ जैसे देखने की कोशिश करिएगा आप कि N2 + 3H2, ठीक है, एरो 2NH3 प्लस ऊष्मा। यहाँ देखिए ऊष्मा जुट रहा है, वहाँ पर ऊष्मा को देना पड़ रहा था, यहाँ पर ऊष्मा आएगा। ठीक है, तो N2 की H2 से क्या होगा, जब क्रिया होने पर N2 का क्या हुआ, H2 से क्या हुआ, अभिक्रिया हुआ, क्रिया हुआ, तो होने पर क्या बनाया भाई, NH3 बनाया। क्या बनाया, NH3 बनाती है, और इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसमें ऊष्मा को त्यागना नहीं पड़ता है, ऊष्मा को उत्पन्न करना होता है। ठीक है, ऊष्मा क्या होती है, उत्पन्न होती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक ना, तो आपको ये सारे क्वेश्चन, आज का जितना क्वेश्चन था, यानी कि आज जो हम लोग पढ़े हैं ये 10 क्वेश्चन था। आज 2 मार्क्स वाला सवाल, 2 मार्क्स वाला सवाल और 5 मार्क्स वाला सवाल, दोनों को हम लोग पढ़े। इसी में से कोई 5 नंबर का बन जाएगा आपको पॉइंट करके, या 2 मार्क्स का भी पूछा जाता है ज़्यादातर क्वेश्चन। तो सारे क्वेश्चन आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे। और सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, और शेयर करना तो बिल्कुल ही ना भूलें, ताकि आप शेयर करेंगे तो हम लोगों का भी फ़ायदा, आपका भी फ़ायदा है, तो इसलिए शेयर करना ना भूलें। और ये मेरे द्वारा तैयार किया गया वीडियो है। अगर आपको पसंद आता हो वीडियो, या अगर आपको अच्छा लगता हो, तो कमेंट में ज़रूर अपनी राय बताएं कि हाँ सर मुझे अच्छा लगा। अगर अच्छा लगेगा तो मैं आपके अकॉर्डिंग, आपके बात के अकॉर्डिंग क्या करूँगा, और भी वीडियो लाऊँगा, अच्छे वीडियो लाऊँगा जो इंपॉर्टेंट्स वीडियो होते हैं। अगर आपको मैं चैलेंज देता हूं बच्चों कि अगर आप हम लोगों के चैनल के माध्यम से तैयारी करते हैं, एकदम अच्छे से पढ़ के जाते हैं, अच्छे से समझ के जाते हैं, अच्छे से देख के जा सकते हैं या जाते हैं, तो आपका जो नंबर ही है वो काफ़ी अच्छा नंबर होने वाला, एग्ज़ाम हॉल में काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम हॉल में आपका परीक्षा जाने वाला है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें, और साथ में सपोर्ट करें हम लोगों को, ताकि हम लोगों के साथ साथ आप भी बढ़े और हम लोग भी बढ़े। ठीक है, तो मिलते हैं जस्ट नए वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद साथियों।